नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर का रियल एनालिसिस और उसमें हम लोगों का चल रहा था लॉजिक। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। लॉजिक में हमने देख रखा था कि निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, इम्प्लीकेशन पे आज हम लोग चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपना नया हेडिंग लगाएंगे इम्प्लीकेशन। तो हेडिंग लगाइए इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन और इसका जो सिंबल होता है हमने बताया था आपको इम्प्लीकेशन का, इस तरीके से बनता है। तो उसके अंदर ब्रैकेट में उसका चिन्ह भी बना लीजिएगा, ठीक। और इससे पढ़ा क्या जाता है इसको भी लिख लीजिए। इसको पढ़ा जाता है दिस इम्प्लाइज दैट, या लिख लीजिए रीड एज। इसे कैसे पढ़ा जाता है, इसको लिख लीजिए रीड एज। रीड एज इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। इस सिंबल को पढ़ते हैं क्या, इम्प्लाइज दैट। क्लियर है सबको। तो ये सारी चीजें जानते रहिए कि सिंबल को किस तरीके से पढ़ते हैं। इसे कभी कभी दिस इम्प्लाइज दैट भी पढ़ते हैं, दोनों का बात एक ही है, सेम है, ठीक। इन सारी चीजों को आज लोग हम लोग जानेंगे, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, सारी चीजें। सबसे पहले डिफिनीशन लिखिए, लेट P and Q be two statement, P and Q be two statement, then 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 the statement then the statement then the statement P implies Q, then the statement P implies Q is called, या इसी को लिख लीजिए पहले, रीड एज। क्या कैसे क्या पढ़ा जाता है इसको, रीड एज, ब्रैकेट में करके लिखिएगा रीड एज। रीड एज का मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, हमने इसको लिखा P implies Q, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रीड एज। ब्रैकेट में करके लिखिएगा रीड एज P implies Q, ठीक। यहाँ implies का स्पेलिंग सही से लिख लीजिएगा, P implies दैट। तो यहाँ लिखिएगा रीड एज P implies Q। इसको क्या पढ़ा जाता है, P implies Q। क्लियर। चलिए इसके आगे लिखते हैं, इज कॉल्ड एज अ इम्प्लीकेशन, एज अ इम्प्लीकेशन, एज अ इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। क्लियर, इतनी बातें सबको समझ में आई। डिफिनेशन क्या कह रहा है, लेट P एंड Q बी टू स्टेटमेंट, यानी P एंड Q दो स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट देन द स्टेटमेंट P implies Q। इसे क्या पढ़ा जाता है, P implies Q। जिसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया, इसी को कैसे पढ़ा जाता है, रीड एज P implies Q इज कॉल्ड एज अ इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। क्लियर है सबको बातें। तो डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं। चलिए एक रिमार्क लिखिए, इसी में रिमार्क लिखिए, बी आल्सो राइट P implies Q as a if P then Q, if P then Q। जो ये implies है P implies Q को ऐसे भी लिखा जाता है, B also write P implies Q as a if P then Q। क्लियर है सबको। इसी को, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक। ये लिखने का तरीका है, इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है। अभी दो तरीके से और लिखा जाता है, उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी इतना जानिए। क्लियर है सबको। तो इसे रिमार्क करके इसके नीचे लिख लीजिए नोट पॉइंट में। क्लियर है सबको, समझ में आ रही बातें। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं P implies Q का मतलब क्या है। सबसे पहले इसका मतलब if P then Q। अब इसी को समझेंगे तो यहाँ लिखिए ट्रुथ टेबल, ऑफ P implies Q, P implies Q। चलिए समझते हैं पहले एग्जांपल से, तो उसके आगे बाद उसको हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। P implies Q का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है if P then Q, यानी कि जब P होगा तभी Q होगा। यानी P implies Q का मतलब है यदि P होगा, यहाँ हमने लिखा है ना if P then Q, यानी जब P होगा तभी क्या होगा, हमारा Q होगा। क्लियर है सबको बातें। यानी कोई स्टेटमेंट हमको दिया रहेगा, उसको इम्प्लाइज करके क्या आ जाएगा, एक नया स्टेटमेंट Q आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको समझते हैं इसके पहले, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए लिखिए, ट्रुथ टेबल हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए आप BSc फर्स्ट ईयर में हैं,
बीएससी फर्स्ट ईयर, और इधर लिख दीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर पास लिख लीजिए पहले, उसके बाद ट्रूथ टेबल बना लेंगे। यहाँ पर लिख लिया इंटर पास, 12th पास, दिख रहा है सबको? और इधर बनाना, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। ऐसे फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा आप लोग भी। यहाँ लिखिए बीएससी फर्स्ट पास, यहाँ लिखिएगा 12th पास, और इधर हम लोग देखेंगे क्या आएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमारा स्टेटमेंट क्या है, पी है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, क्यू है। चलिए बताइए, अगर कोई यहाँ से ऐसे समझिए, ए क्या कर रहा है, पी इम्प्लाइज क्यू, यानी क्यू को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले पी को होना पड़ेगा, यानी क्यू तभी होगा। इसका क्या मतलब, इफ पी देन क्यू, यदि पी होगा तभी क्या होगा, हमारा क्यू होगा। यदि पी नहीं होगा तो उसकी गारंटी हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन पी होगा तभी क्यू होगा हमारा। मान लीजिए अगर कोई कहे कि क्या है, जो हमारा पी स्टेटमेंट है कि वो बीएससी फर्स्ट ईयर पास है, मान ले रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन हम मान रहे हैं कि वो क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर 12th पास है, यानी कि वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू है अगर पास है तो। क्लियर? यदि ये पास है तो बताइए वो 12th पास होगा कि नहीं, ये बताइए। यानी कि यदि पी होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू भी होगा, यानी हमारा जो ए क्यू है वो क्या होना चाहिए। अगर क्यू हो रहा है, देखिए पी है और क्यू भी है, यानी मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर वो पास है तो 12th पास होगा। 12th पास है तो दोनों स्टेटमेंट अगर जो पी इम्प्लाइज क्यू है वो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा कि फाल्स होगा, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए। यदि कोई बीएससी फर्स्ट ईयर पास है तो 12th पास होगा ना, यदि हमने ट्रू लिखा है तो दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू। यदि यहाँ क्या आ जाएगा हमारा कि ये जो पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो ट्रू होगा। क्लियर? दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, मान लीजिए जो हमारा ये बीएससी फर्स्ट ईयर पास है, अगर इसमें हम ले लेते हैं कि क्या है, ट्रू है कि वो बीएससी फर्स्ट ईयर पास है, और हम लिख दें यहाँ पर कि फाल्स है, जो हमने लिखा है कि 12th पास वो क्या है, जो हम कह रहे हैं कि वो 12th पास है। कोई भी मान लीजिए छात्र है यहाँ पर, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए सूरज, ठीक, तो जो सूरज जी है वो मान लीजिए कह रहे हैं कि बीएससी हम फर्स्ट ईयर पास हैं और कह रहे हैं 12th फेल हैं, तो ये जो पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट है क्या सही है या गलत है, रॉन्ग है। भाई वो बीएससी फर्स्ट ईयर पास हुए हैं, इसका मतलब होगा कि अगर वो बीएससी फर्स्ट ईयर पास हुए हैं तो 12th भी पास होंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है कि हम 12th पास नहीं है, यानी कि पी इम्प्लाइज क्यू जो स्टेटमेंट हो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है सबको, ये ध्यान रखिएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट देखिए, मान लीजिए हमारा क्या है, फॉल्स है, यानी वो कह रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वो पास नहीं है, पास है लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं पास है। ठीक, तो मान लीजिए स्टेटमेंट हम कह रहे हैं कि फॉल्स है, और यहाँ से हम कह देंगे कि ट्रू है, ये इंटर पास है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई इंटर पास है तो वो बीएससी फर्स्ट ईयर पास ही हो। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, ऐसे आपको छात्र मिल जाएंगे जो 12th पास है लेकिन वो बीएससी पास नहीं है, यानी कि बीएससी किए ही नहीं है आगे चल के बीएससी फर्स्ट ईयर, तो ऐसे आपको स्टेटमेंट मिल जाएंगे। तो यानी कि जो पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा। क्लियर? क्यों ट्रू होगा, आपको पता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इंटर के बाद ग्रेजुएशन नहीं किए तो फर्स्ट ईयर कहाँ पास हुए हैं, लेकिन वो 12th पास हुए हैं ना, तो अगर 12th पास है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। एंड फोर्थ हो सकता है कि क्या हो हमारा ये भी फॉल्स हो और ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या फॉल्स हो, तो पी इम्प्लाइज क्यू जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा। मान लीजिए कोई क्या है बीएससी फर्स्ट ईयर पास नहीं है, वो 12th भी पास नहीं है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, बताइए जल्दी फटाक से। वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, इसके लिए एग्जांपल हम आपको देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो इंटर भी पास नहीं हुए हैं, वो बीएससी भी पास नहीं है, जो 10th तक ही पढ़े हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको समाज में मिल जाएंगे। तो अगर एक भी एग्जाम्पल आपको ऐसा मिल जाता है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसको सपोर्ट करने के लिए वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इतनी बात समझते रहिए, यानी पी इम्प्लाइज क्यू कब ट्रू हो रहा है हमारा, देखिए जब पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो तब हमारा क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है। जब हमारा ट्रू कौन सा, पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो हमारा क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। तो इस स्टेटमेंट बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा इस वाले को, कि हमारा कब स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। देखिए सभी स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा देखिए सब ट्रू हो रहा है, केवल एक ही कंडीशन में फॉल्स हो रहा है, कब, जब हमारा पी ट्रू है और क्यू हमारा क्या है, फॉल्स है, तभी हमारा जो पी इम्प्लाइज क्यू है क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। यानी कि अगर इसका निगेशन निकालेंगे, निगेशन फॉल्स का मतलब क्या होता है, निगेशन, इसका पी इम्प्लाइज क्यू का जब निगेशन निकालेंगे तो कब निगेशन होगा, जो पी इम्प्लाइज क्यू होगा वो कब, इसका निगेशन कब, निगेशन क्या होगा बताइए, यहीं से अगर निकालना हो इसका निगेशन तब होगा जब हमारा क्या हो, पी ट्रू होना चाहिए एंड क्यू हमारा क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। यानी पी हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए एंड क्यू हमारा क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका निगेशन बन जाएगा, पी एंड माइनस क्यू। अभी आगे चल के बढ़ाएंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि हमारा क्यू स्टेटमेंट तभी होगा जब हमारा कौन सा स्टेटमेंट होगा, इफ पी देन क्यू। अगर पी हो रहा है तो क्यू होगा ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये सारी चीजें बताएंगे, इसका मतलब है यदि पी है तो क्यू होगा ही होगा, यानी कि अगर कोई बीएससी फर्स्ट ईयर पास है तो 12th पास होगा ही होगा। क्लियर है? अगर वो जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर फेल है तो इसकी गारंटी नहीं ले तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। क्लियर है? तो ध्यान में रखिए कब हमारा पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। क्लियर हो गई इस बात को, तो इसको बना लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रूथ टेबल फिर बनाएंगे। समझ में आ गया सभी को, बनाए? चलिए
इसको बना लीजिएगा डायग्राम को। और P इम्प्लाइज Q का अगर ऐसे मीनिंग देखें तो क्या होता है, इसको समझ लीजिए। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q ये इम्प्लाइज करता है किसी चीज को, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा 2+2, तो 2+2 आगे क्या आएगा, ये कौन बताता है, वो इम्प्लीकेशन बताता है कि 2+2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो कोई भी चीज आप ले रहे हैं तो वो जो इम्प्लाइज करता है, यानी कि अगला क्या आने वाला है, वो इम्प्लीकेशन से ही बताता है कि आगे क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, वो इम्प्लीकेशन से ही आता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन आपने लिख दिया यहाँ पर, समझिए x² + 3x, और मान लीजिए यहाँ पर 2 = आपने 0 लिख दिया, ठीक। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक इम्प्लीकेशन लगाएंगे कि यानी ऐसा इक्वेशन दिया है तो इसके नीचे क्या आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 2x + x + 2 = 0, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसी को इम्प्लाइज करेगा ये कि अब ऐसा है तो और कैसे लिख सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, x + 2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 1, तो x + 2 आ जाएगा = 0। अब ये आ गया तो इससे फिर इम्प्लाइज करेगा कि इसके बाद क्या आएगा, स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन से ही दिखाता है कि इसके बाद ये लिख सकते हैं, इसके बाद ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से x + 1 एक ब्रैकेट में कर सकते हैं हम लोग, x + 2 एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, = 0। अब इतना आ गया तो इसके आगे क्या आएगा, वो इम्प्लीकेशन ही बताता है कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x + 1 = 0, और अथवा दूसरा क्या लिख सकते हैं, x + 2 = 0। और फिर अगला इम्प्लीकेशन क्या होगा बताइए, x + 1 = 0 है तो x = -1, अथवा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से x = -2। क्लियर है। तो ये कौन बता रहा है, सारी सारी इम्प्लीकेशन, यानी कोई भी चीज़ आपको दी हुई है तो उसके बाद क्या आने वाला है वो कौन बताता है, इम्प्लीकेशन ही बताता है। क्लियर है सबको, समझ में आ रही बात है इम्प्लीकेशन का मतलब, बिठा दें इसको। अब पूरी मैथमेटिक्स P इम्प्लाइज Q ही है, ये ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। P इम्प्लाइज Q, कोई भी स्टेटमेंट होगा P आपको, और कुछ और लास्ट में क्या निकल के आएगा Q, यानी कि हमारा स्टेटमेंट क्या था P, और जो यहाँ पर निकल के आया वो क्या है Q। यानी कि x² अगर इसको लिखना चाहें +3x + 2 = 0, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है बताइए, कि x = क्या होगा -1 और x = -2, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। यानी x² + 3x + 2 = 0 दिया है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x = -1 होगा, अथवा x = क्या होगा -2 होगा। समझ में आ रही है बातें कैसे लिखा जा सकता है, इसे अप्लाई भी करना सीखें। कोई भी चीज़ ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाता कोई भी चीज़। तो ये हो गया हमारा P इम्प्लाइज Q। अब चलिए ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ऐसे लिखिए, यहाँ से एग्जाम में ट्रुथ टेबल पूछा जाता है तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा P, यहाँ पर हमारा Q होगा, यहाँ P इम्प्लाइज Q होगा। चलिए तो ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यही 4 कंडीशन बनेगी। हमने चारों कंडीशन बना ली है, और इसके नीचे ही जस्ट बना दिए हैं। तो बताइए अगर ये P हमारा ट्रू है एंड Q भी ट्रू है तो P इम्प्लाइज Q क्या होगा, ट्रू होगा। अभी इसको बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, जो अभी हमने बताया एग्जाम्पल उससे नहीं समझ में आ रहा है कब हमारा P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा। तो अभी हम एक तरीका बताएंगे, उससे आप आराम से एकदम ईजिली निकाल पाएंगे सबसेट वाले से। जैसे हमने बताया था कि कैसे P एंड Q के केस में क्या बताया था कि जो ये एंड है इसको किससे कंपेयर करना है, इंटरसेक्शन से। ठीक इसी प्रकार P इम्प्लाइज Q को किससे हम कंपेयर करेंगे, P इम्प्लाइज Q को हम कंपेयर करेंगे P सबसेट Q, इससे कंपेयर करेंगे और इसकी सहायता से हम लोग इसका लिखना सीखेंगे। तो चलिए अभी देख लीजिए, हम इसको बता दे रहे हैं। तो हमारा ट्रू हो जा रहा था, ये ट्रू था, तो ये फॉल्स था, तो क्या हो रहा था, ये हमारा फॉल्स हो जा रहा था। यानी कि जब P हमारा क्या हो ट्रू हो, Q फॉल्स हो तो हमारा फॉल्स हो जा रहा था। यदि P फॉल्स हो तो Q हमारा ट्रू हो सकता है। जैसे कोई BSc फर्स्ट ईयर पास नहीं है तो क्या 12th पास नहीं होगा, हो सकता है पास हो सकता है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम लोग लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। और जब ये दोनों फॉल्स होते थे तब भी हमारा ये क्या हो जाता था, ट्रू। अब देखिए समझिए, मान लीजिए Px, अब देखिए समझिएगा बहुत अच्छे से। हमने बताया था जब भी ये क्या है बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता था, हम लोग ट्रू मानते थे, और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या मानते थे, फॉल्स मानते थे। कंपेयर करना सीखिए कि इम्प्लाइज रहेगा तो ट्रू, अगर इम्प्लाइज नहीं करेगा तो क्या, फॉल्स। क्लियर है। और जो हमारा यहाँ पर था क्या, कनेक्टिव्स जो थे उसको हम लोग कंपेयर कर लेते थे किससे, सबसेट वाले से। ठीक, अगर हमारा इम्प्लीकेशन है, इसको नोट करके लिख लीजिए, ऐसे यहाँ पर नोट करके लिखिए, एग्जाम में बहुत इजीली हो जाएगा आपको। तो इम्प्लाइज Q इसका मतलब किससे कंपेयर करेंगे, सबसेट से। तो ऐसे तीर बना के लिख लीजिए, अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा, ऐसा रहेगा तो ऐसा करेंगे हम लोग। ठीक, आप देखिए समझिए, मान लीजिए कोई एलिमेंट x है जो कहाँ है, P में है, और दूसरा एंड, अब मान ले रहे हैं, देखिए एंड हमारा क्या है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, Q में बिलोंग कर रहा है। ट्रू का मतलब बिलोंग कर रहा है, x P में भी बिलोंग कर रहा है, Q में भी बिलोंग कर रहा है, तो P हमारा Q का सबसेट होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए। होगा ना, यही तो कंडीशन थी कि अगर A B का सबसेट है तो कब होगा, कि A के जितने भी एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट हो जाए, B के एलिमेंट हो जाए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, A के सभी एलिमेंट B के एलिमेंट हो जाए। तो यहाँ x बिलोंग्स टू P एंड x बिलोंग्स टू Q, यानी जो भी x P में है वो कहाँ है, Q में है। यानी जो हमारा P होगा वो सबसेट होगा Q का। ये बात क्या है हमारी, ट्रू है। यानी x हमारा इसमें किस जाएगा कि नहीं बताइए पहले, ये ट्रू बात है कि नहीं, कि जो हमारा P होगा वो Q, P इम्प्लाइज Q, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू।
ये बात सही है कि P किसका सबसेट होगा Q का। जिस केस में अगर सबसेट नहीं होगा तब हम कहेंगे उसको फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक। यानी P किसका सबसेट हो गया Q का, यानी ये जो स्टेटमेंट है दोनों क्या है, ट्रू है। यानी P इम्प्लाइज Q क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। यानी ये हमारा P इम्प्लाइज Q क्या होगा, ट्रू होगा। ये हमारा ट्रू है तो ये भी क्या होगा, ट्रू हो गया। क्लियर है, कंपेयर कर रहे हैं इसी से। अब यहाँ देखिए, अगर x मान लीजिए P में नहीं है, x हमारा P में नहीं है एंड x हमारा किस में है, Q में है। x हमारा P में नहीं है एंड x हमारा Q में है, तो बताइए जो हमारा ये P है Q का सबसेट होगा कि नहीं। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ बताइए। अगर आप लोग सेट पढ़े हैं इंटर तक तो बताइए हमारा जो P होगा Q का सबसेट होगा कि नहीं। बहुत लोग कहेंगे नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। P द सबसेट ऑफ Q। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए एग्जांपल को। कंडीशन ये है कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट है यहाँ होने चाहिए। अगर यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है तो यहाँ पर तो दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे A इक्वल टू हम ले रहे हैं 1 2 3। क्लियर है सबको। अब B में हम ले रहे हैं एलिमेंट A B C। क्लियर है सबको। यहाँ के एलिमेंट सारे एलिमेंट यहाँ होने चाहिए ना। क्लियर है। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एम्प्टी सेट 5। तो यहाँ x डज नॉट बिलोंग्स टू P। हाँ देखिए अब यहाँ से, यहाँ हमने क्या किया था, A इक्वल टू हमने लिया था 1 2 3, ठीक है। हमने ले लिया 1 2 3 एंड हमने ले लिया एक कोई एलिमेंट, क्या ले लिया, हाँ ठीक है, चलिए 1 2 3 ले लिया। अब यहाँ देखिए हमने कहा कि एक एलिमेंट x है जो कि P में नहीं है एंड x कहाँ बिलोंग कर रहा है, Q में, तो P इसका सबसेट होगा कि नहीं। देखिए A जो हमारा है एंड B है, जो A जो हमारा बिलोंग कर रहा है डज नॉट बिलोंग टू किसमें, P में, एंड जो हमारा A है कहाँ बिलोंग कर रहा है, Q में बिलोंग कर रहा है। तो A देखिए B का सबसेट है कि नहीं, 1 2 3 1 2 3 इसमें है, यानी A हमारा किसका सबसेट होगा, A इज द सबसेट ऑफ B। हो रहा है ना, क्यों, जबकि A हमारा कहाँ, A में नहीं है और B में है। तो यहाँ देखिए A डज नॉट बिलोंग टू P एंड A बिलोंग टू Q, यानी P हमारा किसका सबसेट हो जाएगा, P इज द सबसेट ऑफ Q। यानी ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा ना। यानी कि कौन सा केस ले लिए, ये वाला ना, फॉल्स है तो यहाँ वाला, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। तो ये इज द सबसेट ऑफ बी। यानी जिस केस में आप सबसेट बना ले रहे हैं उस केस में क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब अगला स्टेट देखें, अगला केस देखते हैं, जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा। ये वाला हो गया हमारा, ये वाला हो गया। अब इसको देखते हैं, तो यानी पहले ट्रू रखना है, तो यानी x बिलोंग्स टू P एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें, Q में। तो अब बताइए जो हमारा P है Q का सबसेट होगा कि नहीं, नहीं होगा इस केस में, यानी P डज नॉट सबसेट ऑफ Q। क्यों, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए P इक्वल टू हमने लिया, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए इसमें लिया 1 2 3 और Q में हमने एलिमेंट लिया 1 2 A B एंड C। तो देखिए कौन P में है एंड Q नहीं। तो देखिए 3 हमारा जो है, 3 बिलोंग्स टू कहाँ पर, 3 बिलोंग्स टू P एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ, Q पे। तो देखिए ये सबसेट नहीं होगा। सबसेट होने की कंडीशन यही थी कि P के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए, Q में होने चाहिए। एक दो एलिमेंट है तो उससे नहीं लेना देना, लेकिन सारे होने चाहिए। तो हमारा एक 3 छूट जा रहा है ना, यानी 3 बिलोंग्स टू P एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू Q। इसका मतलब क्या हुआ, ये इम्प्लाइज करेगा, या यहीं से लिख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज करेगा, क्या इम्प्लाइज करता है यहाँ से इम्प्लीकेशन, कि P डज नॉट सबसेट ऑफ Q। यानी इसका मतलब जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा हमारा, फाल्स हो जाएगा। अगर सबसेट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, फाल्स। तो हमारा फाल्स आ गया। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, जैसे आप कंपेयर कर पाए उसी तरीके से दोनों मेथड हमने बता दिया है। ये वाला भी हो गया हमारा, ये रह गया। अब देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू P एंड x डज नॉट बिलोंग टू Q। ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है और आप लोग जान भी नहीं पाएंगे कैसे किया जाता है। तो x डज नॉट बिलोंग टू P एंड x डज नॉट बिलोंग टू Q। तब बताइए P हमारा Q का सबसेट होगा कि नहीं, बताइए। जो हमारा P होगा वो Q का सबसेट होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। एग्जाम्पल से देख लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, हर चीज़ का देखा करिए कि एग्जाम्पल मिल रहा है कि नहीं। जैसे P में हम लोग ले रहे हैं, हम क्या करेंगे, P में भी नहीं है एंड Q में भी नहीं है, तो हम ऐसे ले रहे हैं 1 2 3 और हम ले रहे हैं Q क्या ले रहे हैं, ऐसे देखिए 1 2 3 A B एंड C। और एक एलिमेंट हम क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। तो 4 देखिए 4 डज नॉट बिलोंग टू किसमें, P एंड 4 डज नॉट बिलोंग टू Q। लेकिन अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या P Q का सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 2 3 P में जो है एलिमेंट वो Q में भी है 1 2 3, यानी P इज द सबसेट ऑफ Q। यानी P इज द सबसेट ऑफ Q। हो जा रहा है ना, कि अगर कोई एलिमेंट P में भी नहीं है एंड Q में भी नहीं है तो P इम्प्लाइज Q हो जाए। P किसका सबसेट हो जाएगा, Q का हो जाएगा। हो जा रहा है, यानी ये वाली भी बात क्या है हमारी, ट्रू है। क्लियर है सबको, बातें समझ में आ रही है। चलिए कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो तो बता दिया करिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q कब केवल फॉल्स हो रहा है, उसको ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कि जब P हमारा हो रहा हो एंड हमारा Q ना हो रहा हो, ठीक। यानी P हो एंड Q ना हो तब हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है ना, मिटा दें। तो ट्रुथ टेबल आपने बना लिया, इसको अच्छे से बना लीजिए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे।
थोड़ी भी जहाँ समस्या हो आप लोगों को तो बता दिया करिए कि कहाँ समस्या हो रही है। क्लियर है सबको, बातें समझ में आ रही है सारी चीज़ें? जहाँ ना समझ में आया तो आप लोग बताया करिए। चलिए सबसे पहले लिखिए इसका मतलब क्या है रिमार्क में, पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब रिमार्क करके लिखिए, उसको हिंदी में लिख लेते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब है क्यू, इसका मतलब है जब जब पी हमारा होगा तब तब हमारा क्या होगा, क्यू होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जब जब पी होगा तब तब क्यू होगा। क्लियर है, ये बातें समझ में आ रही हैं सभी को ना? तो इसको लिख लीजिए नोट करके, रिमार्क करके। और दूसरा रिमार्क लिखिएगा इसी में, रिमार्क नंबर 1 था, रिमार्क नंबर 2 लिख लीजिए। रिमार्क नंबर 2 हमारा लिखिए, क्वेश्चन करके लिखिए, कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू का मीनिंग क्या है उसी को लिख रहे हैं हम लोग। तो पहला लिखिए इसका मतलब है, फर्स्ट लिखिए, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू। पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, जो अभी यहाँ पर बात बताए उसी के लिए बता रहे हैं, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, यानी पी क्या है, क्यू के होने के लिए क्या है, सफिशिएंट है। सफिशिएंट माने कि पर्याप्त है। अगर हमें दिखाना है कि क्यू होगा तो हम केवल इतना भी दिखा देंगे कि क्यू हो रहा है तो क्यू होगा ही होगा। समझ में आ रहा है सभी बातें को? यानी कभी कभी अगर दिखाना हो आपको पी इम्प्लाइज क्यू, तो इसका मतलब है कि आप दिखा दीजिए कि क्यू हो रहा है। पी अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्यू भी हो रहा होगा। क्लियर है एकदम बात? 100% क्यू होगा। तो इसके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है कि हम पी दिखा दें कि पी क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है। और सेकंड देखिए, लिखिए क्यू इज द नेसेसरी ऑफ, क्यू इज नेसेसरी ऑफ, नेसेसरी फॉर पी, फॉर पी। इसका क्या मतलब है, यानी क्यू इज द नेसेसरी यानी जरूरी है कि पी, यानी पी के होने के लिए जरूरी है कि क्यू हो। ठीक है ना? नेसेसरी फॉर पी, समझ में आ रही सभी बातें? सफिशियंट, क्यू होने के लिए क्या सफिशियंट था कि पी हम दिखा दें कि पी हो रहा है। एंड क्यू इज द नेसेसरी फॉर पी, अगर पी तभी होगा जब हमारा क्या हो रहा होगा, क्यू हो रहा होगा। ध्यान में रखिएगा, पी तभी होगा जब हमारा क्या होगा, क्यू होगा। यानी पी हो रहा होगा तो क्यू होगा ही होगा, 100% श्योर है। लेकिन अगर पी होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले क्यू होना ही चाहिए। यानी क्यू क्या है, नेसेसरी है, यानी जरूरी है कि क्यू हो तभी हमारा क्या होगा, पी होगा। समझ में आ रही है सभी को बातें? किसी को डाउट है बताइए? कह रहा है क्यू इज द नेसेसरी ऑफ, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, पी के लिए क्यू क्या है, नेसेसरी है, यानी कि जरूरी है कि पी होगा कब, जब क्यू हमारा होगा। समझ में आ रहा है सभी को? यानी पी अगर हमारा है तो क्यू होगा ही होगा, श्योर है। लेकिन अगर पी तभी होगा जब हमारा क्या होगा, क्यू होगा। तो इसको लिख लिए यहाँ पर, इसके अंदर लिखिए ब्रैकेट के अंदर, जब जब पी, उसी को लिख लिए, जब जब पी तब तब क्यू, तब तब क्यू। और दूसरे वाले में लिख लीजिए ब्रैकेट में हिंदी में, क्यू के बिना पी नहीं हो सकता, पी नहीं हो सकता, हो सकता। क्लियर है? इतनी बातें हिंदी में भी लिख लीजिए, सबको समझ में आ जाएंगी। यानी पी के होने के लिए क्यू हमारा होना ही चाहिए, लेकिन अगर पी हो गया तो क्यू होगा ही होगा, इसकी गारंटी है। समझ में आ गई सभी को बातें? मिटा दें? चलिए अब लिखते हैं इसके आगे, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। यहाँ से हेडिंग लगाइएगा, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू ही कर लीजिए, इसका निगेशन देखेंगे। तो इसका निगेशन क्या होता है, अभी हमने बता दिया था जस्ट पहले ही। इसके क्या बताया था, किस केस में फॉल्स हो रहा था, स्टेटमेंट हमने देखा था निगेशन कब हो रहा था। तो लिखिए निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज क्या हो जाएगा हमारा, जब पी हमारा हो रहा हो एंड क्यू हमारा नहीं हो रहा था, तभी हो रहा था ना। यानी पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा दैट इज। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर निगेशन निकालना हो तो ऐसे लिखेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू, उसके आगे क्या लगाते थे, इस ए वाला सिंबल डेल्टा टिल्डा, या इस ऐसे माइनस सिंपली लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेशन इसका। क्लियर है? तो यहाँ से हम टिल्डा लगा रहे हैं, फिर इसके बाद इम्प्लाइज करेगा क्या, इसका जो हमारा निगेशन होगा वो किसके बराबर होगा, पी एंड माइनस क्यू। तो एक स्टेटमेंट लेते हैं, उसका निगेशन करने का प्रयास करते हैं। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे, ताकि आप लोगों को समझ में आए इसका निगेशन किस तरीके से हो रहा है। चलिए लिखिए,
रिमार्क करके लिखिए एक बात और, बहुत लोग ये बताते रहे हैं कि पी इम्प्लाइज क्यू का जो निगेशन होगा वो माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये इसका निगेशन कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू का कंट्रा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, कंट्रा पॉजिटिव, ठीक। तो पी इम्प्लाइज क्यू का कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि सेम मीनिंग देते हैं, यानी दोनों के दोनों मैथमेटिकली क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है सभी बातें। यानी जो हमारा पी इम्प्लाइज क्यू होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट टू माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे इसको भी, क्लियर है बातें। इसको ध्यान में रखिएगा, इसी को लिखेंगे रिमार्क में, तो लिख लेते हैं इसको भी, कंट्रा पॉजिटिव को भी। तो यहाँ लिखिए रिमार्क में, रिमार्क, रिमार्क नंबर थर्ड होगा तो थर्ड कर लीजिए, जो भी होगा आपके हिसाब से लिखिए। मीन्स दैट माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी, माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी इज कंट्रा पॉजिटिव, दिख रहा है सबको, इज कंट्रा पॉजिटिव ऑफ, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ, क्या लिखिए, कंट्रा पॉजिटिव इज द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। जो हमारा माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी होता है वो क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू का क्या होता है, कंट्रा पॉजिटिव होता है। इसके आगे लिखिएगा दूसरा, रिमार्क नंबर थर्ड में पहला था ये, एंड इसी में सेकंड लिख लीजिए। वी फर्दर प्रूफ दैट जो P इम्प्लाइज Q है एंड माइनस Q इम्प्लाइज P है, माइनस P है, इसको हम लोग प्रूफ आर सेम थिंग, आर सेम थिंग इन मैथमेटिक्स, आर सेम थिंग इन मैथमेटिक्स। समझ में आया सभी को। तो जो हमारा P इम्प्लाइज Q है एंड माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P, दोनों मैथमेटिक्स में क्या है, सेम थिंग, यानी सेम मीनिंग रखते हैं। सेम मीनिंग का मतलब क्या है, जो ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे P इम्प्लाइज माइनस क्यू का, P इम्प्लाइज Q का, और माइनस P इम्प्लाइज माइनस Q का, माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P का, दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में दो स्टेटमेंट को कब क्या कहेंगे, सेम कहेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। जब क्या होगा, वो दोनों के दोनों क्या रखते हो, सेम ट्रूथ वैल्यू रखते हो। क्लियर है बातें, किसी को कहीं डाउट है, नहीं ना, चलिए ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों क्या है, सेम है, P इम्प्लाइज Q यानी माइनस P इम्प्लाइज माइनस Q। और इसका मतलब क्या है, माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P का मतलब, माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P का मतलब है, जैसे अभी हमने समझा था कि P इम्प्लाइज Q का मतलब P इम्प्लाइज Q, यानी P होगा तो Q होगा ही होगा, गारंटी ले रहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर माइनस Q नहीं होगा तो माइनस P नहीं होगा, यानी अगर Q स्टेटमेंट नहीं हो रहा होगा तो माइनस P नहीं होगा। क्लियर है। यानी यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट था कि अगर P होगा तो हमारा क्या होगा, Q होगा ही होगा 100%। और यहाँ ये कह रहा है कि अगर माइनस Q नहीं होगा तो माइनस P भी नहीं होगा। क्लियर है बातें सबको। चलिए, दोनों साइड से मत ले लीजिएगा कि जैसे हमने अभी लिखा है यहाँ पर माइनस Q नहीं होगा तो माइनस P भी नहीं होगा, तब ऐसा मत ले लीजिए कि माइनस Q हो रहा होगा, माइनस Q क्या हो कह रहे हैं आप, माइनस Q। चलिए भी बताते हैं आगे इसको तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इतनी बातें लिख लिए सभी लोग। चलिए लिखिए आगे, नोट नंबर 2 हो गया था, नोट नंबर 3 लिखिए इसी में, तीसरे में तीसरा। सारे नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ध्यानपूर्वक लिखा करिए नोट पॉइंट को। तो थर्ड पॉइंट लिखिए नोट में, बी कैन आल्सो राइट P implies Q as as follows, लिख लीजिए चाहे as follows। कैसे, पहला लिखिए इसी में, कैसे लिख सकते हैं, if P then Q। P implies Q को हमने बताया था अभी, if P then Q, इसके जस्ट पहले ही बताया था, तो ये वाला लिख लीजिए। B दूसरा लिखिए Q if P, यानी Q तभी होगा जब हमारा क्या होगा, P होगा। Q if P, Q if P। C लिखिए तीसरा, यानी P होगा तो हमारा क्या होगा, Q होगा। फोर्थ लिखिए, थर्ड लिखिए P ओनली इफ P, Q, P ओनली इफ Q। तो ये तीनों का क्या है, तीनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। यानी कभी भी आपको दिख जाए इफ P then Q तो इसका मतलब क्या है, P इम्प्लाइज Q। अगर कभी दिख जाए Q if P तब भी इसका क्या मतलब है, P इम्प्लाइज Q।
और कभी दिख जाए P ओनली इफ Q, तब भी इसका मतलब यही है। ठीक, तो इस तरीके से हम बता दिए हैं कि कभी आपको एग्जाम में इस तरीके से दे दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसकी जगह पे P इम्प्लाइज Q की जगह पे। क्लियर है? कह दिया जाए इसका क्या बनाइए, ट्रूथ टेबल बनाइए, इफ P देन Q का ट्रूथ टेबल बनाइए, तो आप लोग इसको केवल पढ़े रहेंगे, P इम्प्लाइज Q का तो नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए हमने बता दिया सारी चीज़ें। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है सारी चीज़ें सबको? बेटा है, चलिए चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं कैसे होगा ये सारी चीज़ें। अभी तो हम लोग डिफिनेशन ही केवल देख रहे थे। अब लिखिए यहाँ पर, नीरज इज अ गुड स्टूडेंट, इज अ गुड स्टूडेंट implies he is sincere, he is intelligent, लिख लीजिए इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट। यहाँ क्या कह रहा है, नीरज इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज इंटेलिजेंट। तो ये पहले फॉर्मेट में लिखा गया है हमारे, इसमें स्टेटमेंट पहला क्या है, जो हमारा नीरज इज अ गुड स्टूडेंट, तो किस तरीके से है, हमारा क्या है, पी स्टेटमेंट है, और ये हमारा दूसरा क्या है, क्यू स्टेटमेंट है। इसी को और दूसरे फॉर्म में लिखना है। चलिए इसको लिखिए दूसरे फॉर्म में, कैसे लिखेंगे इसको, और जो 3 फॉर्म हमने बताया है, अभी हमने तुरंत बताया, उसको फॉर्म में लिखिए। चलिए इसको फटाक से, तो पहला हमने क्या बताया था, इफ पी, हमने पहला क्या बताया, इफ पी देन क्यू। तो पहले क्या लिखना है, पी को लिखना है, तो सबसे पहले इफ लिखना है, तो उसको हम लोग लिखेंगे इफ नीरज इज अ गुड, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। तब क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टूडेंट कामा देन क्या होगा, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक, सभी बातें सेम ही है, लिखने का तरीका क्या, बी में कैसे लिखेंगे अगर इसी को लिखना हो। दूसरा क्या था, क्यू इफ, क्या था हमारा, पी। सही है? तो चलिए लिखिए दूसरा कैसे लिखेंगे, पहले क्यू स्टेटमेंट लिखेंगे, तो क्यू स्टेटमेंट देखिए, ही किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, नीरज के लिए। तो जब भी स्टेटमेंट की शुरुआत करेंगे तो जो इसके लिए यूज हुआ है उसका नाम सीधे लिखेंगे, तो लिखेंगे नीरज इज इंटेलिजेंट, नीरज इज इंटेलिजेंट इफ, क्या लिखेंगे, पी, क्या लिखेंगे, पी, नीरज इज इंटेलिजेंट इफ पी, क्यों लिखेंगे, इसकी जगह नाम लिखेंगे ना, इफ पी स्टेटमेंट हमारा क्या है, ही इज अ गुड स्टूडेंट। और थर्ड कैसे लिखेंगे, सी वाला, थर्ड वाला अपने से लिखिए, फिर लिखते हैं हम, अगर नहीं लिख पाएंगे तो सी कैसे लिखेंगे, हमारा क्या था यहाँ पर, पी ओनली इफ क्यू। तो कैसे, तो यहाँ लिखिए इफ, पहले क्या लिखेंगे, पी स्टेटमेंट, तो पी स्टेटमेंट क्या है हमारा, नीरज इज अ गुड स्टूडेंट ओनली इफ जब क्या हो, ही इज इंटेलिजेंट, क्लियर होगी बात है। तो इस तरीके से किसी भी स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है। समझ में आ रही बातें सबको, किसी को कहीं डाउट, तो लिखने का तरीका भी सीखिए, कौन सी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे, यूनिट खत्म होते ही। ठीक, ये टॉपिक जैसे पूरा समाप्त हो जाएगा हम आपको बता देंगे कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा रिवाइज करनी। लिख लिए, चलिए एक और लिखिए और उसको आप खुद से करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, चलिए लिखिए, सूर्य प्रकाश सूर्य प्रकाश इज हम्बल, इफ ही इज सिंसियर, तो आप इसमें समझा, पहले पहचानिए कि किसमें कौन सा पी स्टेटमेंट है और कौन सा क्यू स्टेटमेंट है। ध्यानपूर्वक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इफ लगा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि किस टाइप का है, क्यू इफ पी, इस टाइप का है। तो पी हमारा स्टेटमेंट कौन सा होगा, पहले पी, इधर वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये पी, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, क्यू। क्लियर है? तो आप इसको लिखना है 3 फॉर्म में, कौन कौन से फॉर्म में लिखना है, इफ पी देन क्यू वाला, क्यू इफ पी हो गया तो आपको लिखना है इफ पी देन क्यू, इस फॉर्म में लिखना है। सेकेंड लिखना है, दूसरा था की इफ पी ना, तो ये वाला तो है ही यहाँ पे, तो इस स्टेटमेंट तो दिया ही हुआ है आपको। अब थर्ड ऑप्शन तो क्या था, पी इफ ओनली, पी ओनली इफ क्यू, तो इस फॉर्म में लिखना है।
तो पी स्टेटमेंट आप पहचान ही रहे कौन सा है, क्यू स्टेटमेंट कौन सा है। और अगला लिखिएगा इसी में, ए बी तो नहीं करना है, इसी में डी करके लिखिएगा, थर्ड हो जाएगा वो। ए बी सी करेंगे तो आपको यही वाला लिखना है, पी इम्प्लाइज क्यू। तो पहले पी स्टेटमेंट लिखना है, फिर इम्प्लाइज का साइन लगाना है, फिर क्यू लिखना है। तो जब भी लैंग्वेज के रूप में लिखिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज। ठीक, क्लियर है। या इस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, बैठा दें। तो इसको आप लोग करिएगा खुद से, खुद से भी करने का प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो अगर हम नहीं सारी चीज़ें लिखेंगे तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए कि कैसे लिखना है सारी चीज़ें। चलिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसका, पी इम्प्लाइज माइनस क्यू का। चलिए लिखिए ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ऑफ माइनस पी इम्प्लाइज क्यू का। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से लिख लीजिए। माइनस पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी फटाक से। माइनस पी इम्प्लाइज क्यू अगर लिखा है कभी भी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ पी एंड माइनस क्यू। यही होता है मतलब कि पी हो रहा हो और क्यू ना हो रहा हो, इसका निगेशन यही होता है ना। तो फटाक से लिख सकते हैं यहीं पे और करके, निगेशन, ट्रूथ टेबल ऑफ, ट्रूथ टेबल ऑफ, निगेशन शब्द लगा हुआ है क्या लिखने से मतलब है, कोई नहीं। चलिए इसी का बनाते हैं ट्रूथ टेबल। तो देखिए कैसे बनेगा ट्रूथ टेबल, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्लियर है, दिख रहा है सबको ना, चलिए ठीक। तो सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे, माइनस पी माइनस क्यू, बताइए। सबसे पहले जो जरूरत है पहले उसको लिखेंगे। तो पी इम्प्लाइज क्यू पहले होना चाहिए, तो पहले हमारा पी स्टेटमेंट होगा, फिर क्यू स्टेटमेंट होगा। किस किस की जरूरत पड़ रही है, देखिए पी की भी जरूरत पड़ेगी, क्यू की भी जरूरत पड़ेगी, और पी यहाँ पर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ माइनस क्यू भी लिखेंगे। अब हमें चाहिए क्या, पी इम्प्लाइज क्यू चाहिए। पी इम्प्लाइज क्यू चाहिए तो हमें पी इम्प्लाइज क्यू भी लिखना होगा, एंड पी इम्प्लाइज क्यू के साथ इसका क्या करना है, निगेशन, यानी निगेशन किसका लिखना होगा, यानी पी इम्प्लाइज क्यू। सब स्टेप वाइज स्टेप करना होगा, सारी चीज़ें इसमें दिखानी होंगी, ध्यान रखिएगा टेबल में। जो भी चीज़ बनानी है सबका टेबल में होना चाहिए। तो पहले हमने क्या लिखा, पी इम्प्लाइज क्यू, पी एंड क्यू लिखा, दो स्टेटमेंट होंगे, फिर क्यू का माइनस निगेशन आ रहा है इसमें तो माइनस क्यू भी लिख लिया। पी इम्प्लाइज क्यू चाहिए तो ब्रैकेट के अंदर पी इम्प्लाइज क्यू है तो पी इम्प्लाइज क्यू भी लिख लिया। और पी इम्प्लाइज क्यू का क्या आना चाहिए, निगेशन आना चाहिए, तो हमने क्या लिखा, निगेशन भी लिख लिया। पी इम्प्लाइज क्यू का क्या लिखा हमने, निगेशन लिख लिया। यही हमको चाहिए था ना, पी इम्प्लाइज माइनस क्यू। ठीक है, तो इसी को करते हैं, माइनस पी इम्प्लाइज माइनस क्यू, इतना ही। क्लियर है। देखिए दो तरीके से इसको कर सकते हैं, तो दोनों टेबल हम बना देंगे आपके लिए, कैसे करना है। देखिए एक तरीका तो ये हो गया पी इम्प्लाइज क्यू करके माइनस पी इम्प्लाइज माइनस क्यू, तब इसमें शायद माइनस क्यू की जरूरत ना पड़े हम लोगों को, अगर डायरेक्ट अगर इसको ऐसे हम निकालते हैं तो, यहाँ से निगेशन इसका निकालते हैं तो पहले इसी का देखते हैं। मान लीजिए इस टेबल की जरूरत नहीं है हमको, किसकी, माइनस क्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ से कर रहे हैं इसको केवल, यहीं से अगर हम निकाल रहे हैं माइनस पी इम्प्लाइज माइनस क्यू तो। लेकिन पी इम्प्लाइज क्यू निकालेंगे तब तो इसका निगेशन करेंगे। चलिए लिखिए, ये होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फर्स्ट मेथड है ये, मेथड नंबर वन, मेथड वन। अगर आपको कभी कह दिया जाए माइनस पी इम्प्लाइज माइनस निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू का, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन का क्या नहीं बनाना है ट्रूथ टेबल, हम लोग इतना ही बनाएंगे। इस साइड से अगर बनाना चाहे तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो चलिए बताइए पी इम्प्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू है तो यहाँ क्या होगा, ट्रू, क्योंकि अगर इसमें भी है इसमें है तो इसके सबसेट होगा ही पी इम्प्लाइज क्यू। सबसेट से ध्यान रखिएगा, अगर इसमें ट्रू है ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा बताइए, ये ट्रू है फॉल्स है, यानी कि कोई एलिमेंट एक्स पी में है एंड कोई एलिमेंट एक्स क्यू में नहीं है, तो क्या है सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि पी में जितने भी एलिमेंट है वो कितने में, किसमें जाने चाहिए, क्यू में जाने चाहिए। अगर क्या है, पी सबसेट है क्यू का तभी ना, इसका मतलब है क्यू कंटेन कर रहा है किसको, पी के, यानी पी के सारे, इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, यानी पी ए रहेगा क्यू ए हमारा रहेगा, तो पी के जितने भी एलिमेंट है किसमें होने चाहिए, क्यू में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी कि क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ एफ हो जाएगा। अगर पी में मान लीजिए कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या क्यू में हो सकता है, तो यहाँ देखिए अगर कोई एलिमेंट होगा तो पी में नहीं है लेकिन किस में है, क्यू में है, तो यानी तब भी क्या है हमारा, पी इज द सबसेट ऑफ क्यू। तो डायग्राम से देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट। एफ एफ यानी कि हमारा जो कोई भी स्टेट क्या है, क्यू में भी ना हो एंड पी में भी ना हो। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है तो देखिए ना तो क्यू में है ना तो पी है, लेकिन तब भी पी हमारा क्या है, सबसेट है किसका, क्यू का। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ए बी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और निगेशन आप करना जानते हैं कि अगर मान लीजिए पी का ट्रुथ टेबल है ट्री और फॉल्स, तो इसका निगेशन अगर लिखेंगे माइनस पी तो क्या हो जाएगा, इसका एफ हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका कर देना है, तो ट्रू था तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू है तब भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से निगेशन निकाल सकते हैं कि माइनस पी इम्प्लाइज क्यू। अब इस तरीके से निकालना चाहे ये वाला टेबल बना के इसका यूज करके, तो इसका यूज करके भी निकाल लेंगे। तो सेकेंड मेथड देख लीजिए, क्या यूज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर कभी एग्जाम में आपको इस तरीके से दिया है कि इसका ट्रूथ टेबल बनाइए माइनस पी इम्प्लाइज क्यू का, तो ये वाला टेबल बनाएंगे। क्लियर है,
ट्रुथ टेबल। समझ में आ रही सभी बात में? अगर कह देगा पी एंड माइनस क्यू का ट्रुथ टेबल बनाइए तो यहाँ बनाएंगे और देखेंगे कि दोनों क्या होता है, सेम होता है, यही आएगा सेम टू सेम, तभी हम कह पाते हैं कि ये दोनों क्या है, सेम है। तो पी इम्प्लाइज क्यू, देखिए यहाँ पर पी स्टेटमेंट चाहिए हमको एंड माइनस पी है और क्यू चाहिए। माइनस क्यू कब मिलेगा, जब हमारे पास क्यू होगा तभी माइनस क्यू मिलेगा, नहीं तो डायरेक्ट हम कैसे बता देंगे माइनस क्यू, यानी हमें क्यू चाहिए। तो क्यू चाहिए तो हमने क्यू बना लिया और माइनस क्यू भी हमें चाहिए, तो थोड़ा छोटा बनाइए फ्लो चार्ट ताकि सब आ जाए इसमें। यहाँ पी हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं क्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब हमें माइनस क्यू चाहिए तो हमने माइनस क्यू भी बना लिया। अब हमें क्या चाहिए, पी एंड क्यू चाहिए ना, देखिए पी एंड माइनस क्यू, यानी हमें चाहिए पी एंड माइनस क्यू, तो हमने माइनस क्यू भी बना लिया। क्लियर है सबको? अब चलिए बनाते हैं इसका। ये क्या है हमारा कंजंक्शन, कंजंक्शन का हम लोग ट्रू टेबल बनाना सीख चुके हैं। ये हमारा क्या हो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ क्या बनेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा, बताइए जल्दी से। अगर ट्रू ट्रू है तो बताइए माइनस क्यू, इसका निगेशन करिए, ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स है तो ये ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स एंड फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब इसका देखिए ध्यानपूर्वक, अब इसको देखिए, अब इसको देखिए, अब इसका काम नहीं रह गया, अब इसके देखिए। तो पी माइनस क्यू, पी एंड माइनस क्यू का कंजंक्शन करना है, पी एंड माइनस क्यू, तो इन दोनों का कंजंक्शन करेंगे। तो बताइए अगर कोई एलिमेंट किसमें, कोई एलिमेंट पी में है एंड कोई एलिमेंट क्यू में नहीं है, यहाँ लिख लीजिए माइनस क्यू लिखा है, माइनस क्यू का मतलब फॉल्स, तो इसमें नहीं है, माइनस क्यू में नहीं है, क्लियर, कोई एलिमेंट, एफ का मतलब नहीं है। तो बताइए पी एंड माइनस क्यू में वो एलिमेंट होगा, यानी उसके इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन में होने के लिए क्या होता था कि इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, यानी जो हमारा एक्स होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें, पी इंटरसेक्शन माइनस क्यू। और इंटरसेक्शन को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग, इससे, यानी इसमें नहीं होगा, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसको और इसको देख के हमने बनाया। तो इसको देखिए ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी दोनों में है एलिमेंट, अगर दोनों में होगा तो उसके इंटरसेक्शन में जाएगा, यानी कि ट्रू होगा। अगर यहाँ पर फॉल्स है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये बात सही है। क्लियर है सबको? भैया देखिए, कोई एक्स एलिमेंट कहाँ है, पी में नहीं है एंड कोई एलिमेंट एक्स क्यू में नहीं है, तो बताइए एक्स हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू में जाएगा, कभी नहीं जाएगा, यानी फॉल्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एफ हमारा है, इसमें भी क्या है, एफ, सॉरी एफ यहाँ है और ये हमारा क्या है, ट्रू है, यानी कोई एलिमेंट इसमें नहीं है और इसमें है, तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में होगा तभी जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए फॉल्स ट्रू दोनों कंपेयर कर लीजिए, इस टेबल और इस टेबल कंपेयर कीजिए दोनों फटाक से। देखिए देखिए फॉल्स आया था हमारा स्टेटमेंट, यहाँ भी फॉल्स आया, दूसरा स्टेटमेंट हमारा ट्रू आया था तो देखिए ट्रू आ गया, फॉल्स था तो फॉल्स आया, फॉल्स है तो फॉल्स आया, यानी दोनों क्या है, बराबर है, यानी इसका जो निगेशन होगा किसके बराबर, माइनस पी इम्प्लाइज क्यू किसके बराबर है, पी एंड माइनस क्यू के। क्लियर है, बता दें आप। चलिए जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे तो बता दिया करिए, इसलिए हमने निगेशन बता दिया था, इसका निगेशन क्या होगा। तब इसको हमेशा आपको निगेशन याद होना चाहिए कि पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होगा। पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होगा बताइए, पी हो रहा हो एंड माइनस क्यू ना हो रहा हो, यही बातें हैं, पी हो रहा हो एंड माइनस क्यू ना हो रहा हो, इसका निगेशन ये हो। क्लियर है, तभी इसी केस में हमारा क्या स्टेटमेंट आता था, फॉल्स स्टेटमेंट आता था। क्लियर है बात को ना? यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा, हो सकता है पार्ट डिवाइड करके दे दे, क्वेश्चन नंबर 1 करके, इसी में 4-5 पार्ट बना दे, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन, या एक ही लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा 5 नंबर का। तो अभी 5 नंबर लायक का कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है, जब आएगा तो हम बता देंगे। चलिए एक रिमार्क लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, किसी को नहीं पता रहता है सारी चीज़ें, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको लिख लीजिए ताकि आपको हमेशा ध्यान में रहे। तो फर्स्ट लिखिएगा रिमार्क, पी इम्प्लाइज क्यू का अर्थ समझते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू का अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें अपने से बनाई गई हैं समझने के लिए, तो आप लोग लिख लीजिए। पी के होने पर, पी के होने पर, होने पर, यदि पी हमारा हो रहा होगा स्टेटमेंट, तब क्या कंडीशन बनेगी उसको लिखते हैं। अगर पी हो रहा होगा तो क्यू होगा ही होगा, पी अगर हो रहा है हमारा तब क्यू होगा ही होगा, तो लिखिए क्यू होगा ही होगा, होगा ही होगा, यानी पी आपको पता है कि कोई अगर पी स्टेटमेंट हो रहा है तो इसकी 100% श्योरिटी है कि क्यू होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि क्यू नहीं होगा। क्लियर है, इसका मतलब ये है। इसी में दूसरा लिखिए, अगर पी नहीं हो रहा होगा, दूसरा लिख लीजिए, पी के ना होने पर, पी के ना होने पर, होने पर, अगर हमारा पी नहीं हो रहा है इसकी गारंटी तब नहीं है कि क्यू हमारा होगा ही होगा, क्यू हो भी सकता है और नहीं भी, क्यू हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो सकता है, क्यू हो भी सकता है, क्यू नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन गई। जैसे हमने कहा था कि अगर कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए यहाँ पर नीरज जी ही है, नीरज,
ठीक। तो मान लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर पास है, बीएससी फर्स्ट ईयर, यानी हमारा पी स्टेटमेंट है कि जो हमारा क्या है बीएससी फर्स्ट ईयर पास है। तो ये श्योर करेंगे कि जो हमारा क्यू स्टेटमेंट है कि 12th पास है, तो श्योर है 12th पास। यानी अगर हमारा पी स्टेटमेंट हो रहा है तो क्यू स्टेटमेंट हमारा होगा ही होगा, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर पास है तो 12th पास होंगे ही होंगे, हो गया श्योरिटी। लेकिन अगर यहीं पर बात कर दे, इसको पी स्टेटमेंट बना दिया जाए, इसको क्यू स्टेटमेंट बना दिया जाए, तो क्या ऐसे इंप्लाइज करेगा पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज पी। देखिए हम बदल सकते हैं, सारी सारी नोटेशन है, तो हम कह रहे हैं क्यू इंप्लाइज करे पी को। मान लीजिए हम इसको पी स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसको क्यू स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इसकी श्योरिटी नहीं होगी ना। अगर कोई 12th पास है तो जरूरी थोड़ी है कि वो इंटर पास हो, तो बीएससी फर्स्ट ईयर पास हो। बहुत लोग मान लीजिए कि बहुत ऐसे आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट जो 12th पास है लेकिन वो बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही नहीं लिया या पास ही नहीं है, तो 12th पास है तो इसकी श्योरिटी नहीं ली जा सकती ना कि वो बीएससी फर्स्ट ईयर पास ही है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यही लिखा है क्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब? जब हमारा पी हो। जब पी इंप्लाइज क्यू का मतलब पूछ बता रहे हैं, अगर यही हम लिखते क्यू इंप्लाइज पी का तो इसका दूसरा मतलब हो जाएगा। ठीक। तो ये देखा जाता है कि कौन किसको इंप्लाइज कर रहा है, पी इंप्लाइज कर रहा है किसको, क्यू को। तो ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है नोटेशन बदल के, तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं, और लिख देता है क्यू इंप्लाइज पी, तो वही रटे रहते हैं कि पी इंप्लाइज करेगा तब क्यू के होने की शर्त बात की जा रही है। भैया जो इंप्लाइज कर रहा है उसको ध्यान में रखिए कि कौन इंप्लाइज कर रहा है, पी इंप्लाई कर रहा है क्यू को, और लेकिन यहाँ क्या इंप्लाइज कर रहा है, क्यू इंप्लाइज पी। ये सारे सारे सिंबल है, ध्यान रखिएगा, क्यू एक नोटेशन है। तो क्यू की जगह पे हम, जैसे क्यू की जगह पे हम पी की जगह पे हमने क्यू रख दिया, तो ये देखिए पी की जगह हमने क्या रख दिया, क्यू रख दिया, और क्यू की जगह हमने क्या रख दिया, पी रख दिया। तो अब कौन इंप्लाइज कर रहा है, क्यू इंप्लाइज कर रहा है पी को ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है उसको देखिएगा, तो ऐसे याद रखिएगा, फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस जेड, ये सारे सारे नोटेशन है, तो इस बात का ध्यान में रखा करिए। तो ये हो गया सबका। चलिए सेकंड लिखिए इसी में, सेकंड लिखिए इसी में, जो हमने कंट्रा पॉजिटिव लिखा है तो उसी को लिखाएंगे। क्यू के ना होने पर, क्यू के होने पर लिख लिया, क्यू के ना, क्यू के नहीं होने पर, नहीं होने पर, अगर क्यू नहीं होगा तो पी नहीं होगा, लिख लीजिए पी नहीं होगा, नहीं होगा, यानी कि यदि क्यू नहीं होगा तो पी भी हमारा नहीं होगा। सेकंड लिखिए, क्यू के होने पर, क्यू के होने पर, एग्जाम्पल भी देंगे आपको समझ में आएगा। होने पर पी हो भी सकता है, पी हो भी सकता है, और दूसरा लिखिए इसी में, नहीं भी हो सकता है, पी नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिए समझिए, यानी क्यू के नहीं होने पर, अगर क्यू नहीं हो रहा है तो पी भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे हमारा स्टेटमेंट था पी इम्प्लाइज क्यू, हमने यहाँ लिखा था कि 12th पास, ओ सॉरी यहाँ लिखा था हमने बीएससी फर्स्ट पास, ये हमारा क्या है, फर्स्ट बीएससी पास, ये हो रहा है, मान लेते हैं ये ट्रू है। हम कह रहे थे कि 12th पास, 12th पास, ये भी स्टेटमेंट। अगर देखिए अब हम बात कर रहे हैं पी इम्प्लाइज क्यू 12th पास की, अब यहाँ से समझिए पी इम्प्लाइज क्यू, हम कह रहे हैं कि माइनस क्यू नहीं, क्यू नहीं हो रहा है, क्यू नहीं होने का मतलब माइनस क्यू ना, क्यू नहीं होने का मतलब मान लीजिए ये वाला स्टेटमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा नहीं हो रहा है, यानी वो 12th पास नहीं है। यदि वो 12th पास नहीं है तो क्या हमारा पी हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी वो बीएससी फर्स्ट ईयर पास नहीं होगा। अगर वो 12th पास नहीं होगा तो बीएससी फर्स्ट ईयर पास नहीं होगा, यानी क्यू के नहीं होने पर पी नहीं होगा, यानी ये 12th पास नहीं होगा तो बीएससी फर्स्ट ईयर भी पास नहीं होगा, कि पास हो जाएगा। सोचिए खुद से, नहीं होगा ना, हाँ तो ठीक है। तो यहाँ से ये वाली बात प्रूफ हो गई, समझ में आ गई सभी को। अब ये देखिए क्यू के होने पर, मान लीजिए क्यू हो रहा है, अब हम मान ले रहे हैं क्यू जो हमारा स्टेटमेंट है, इसी केस में पी इम्प्लाइज क्यू के केस में हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं करें क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू के केस में हम कह रहे हैं कि हमारा दूसरा वाला हो रहा है, यानी वे 12th पास हो रहे हैं भाई साहब, यानी क्यू स्टेटमेंट हमारा हो रहा है। तो बताइए जो अगर हमारा क्यू स्टेटमेंट हो रहा है तो ये हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो हमारा पी है होगा ही होगा, वे बीएससी फर्स्ट ईयर पास होंगे ही होंगे। दूसरा स्टेटमेंट होने की गारंटी है कि वो भी होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है बी इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दें तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। अब बहुत से ऐसे छात्र मिलेंगे होगा, यानी दोनों हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वही लिखे हमने, पी हो भी सकता है और पी नहीं भी हो सकता है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इस तरीके का आज हमारा ये टॉपिक था, और ये हमारा टॉपिक आज समाप्त हुआ। क्या था, इम्प्लीकेशन, समझ में आ गया। और पूरी मैथमेटिक्स आप लोग देखेंगे जो हमारा है वो क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं इंटर में, 12th में और आगे भी पढ़ेंगे तो यही रहेगा, पी इम्प्लाइज क्यू। कोई एक स्टेटमेंट रहेगा पी, उसको इम्प्लाइज करके क्या लाएंगे, क्यू। यानी कोई क्वेश्चन आप कभी कुछ भी करते हैं, प्रूव भी करते हैं, तो कुछ दिया रहता है और उसको लास्ट में आपको एक रिजल्ट आता है, तो वही रिजल्ट क्या आता है, क्यू आता है। यहाँ पी रहता है, इसी को सॉल्व करते करते हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, क्यू पे पहुँच जाते हैं। क्लियर है, तो यही है पी इम्प्लाइज क्यू। समझ में आ गया सभी को, बता दें। चलिए चलिए, जो लोग टेलीग्राम से अभी नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम लिख लिया, आईडी टेलीग्राम, आईडी, आईडी क्या ग्रुप है, पर्सनल आईडी तो है नहीं, ग्रुप।
यस स्मॉल में रहेगा YANJEETMATHS48 फर्स्ट ईयर का है। व्हाट्सअप लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर 9936531453। इस पर कॉल करके कुछ भी पूछना हो कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। अब बाकी जो है 8803834873 इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, तो हम आपका रिप्लाई देंगे। तो इस पर आप व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए इस पर कॉल नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, इस पर लगेगा तो इस पर कॉल कर लीजिएगा। अगर कभी कभी इस पर व्हाट्सअप पे आप मैसेज करते हैं हम नहीं देख पाते हैं तो यहाँ ही कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास बता देंगे। ठीक, इस पर कॉल कर लेंगे तो हमेशा लगेगा इस पर कॉल। क्लियर है सबको बातें? ये कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए। बाकी जो लोग भी अभी क्लासेज नहीं कर रहे हैं आप उनसे भी बता दीजिए कि क्लासेज चल रही हैं, सब लोग क्लासेज स्टार्ट करते हैं। और देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लेट क्लासेज स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं 2 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं, तो वही बर्डन रहेगा आपके ऊपर, एक कोर्स कंप्लीट करना है। और आपके एग्जाम जो होंगे, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम जो इस साल का एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम जो होगा आपका वो मार्च तक हो जाएगा, मार्च के बाद होगा, मार्च कह सकते हैं, अप्रैल तक होगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो अप्रैल तक आपका एग्जाम जरूर स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना, मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो आप जितना जल्दी अपनी क्लासेज स्टार्ट कर देंगे पढ़ना उतना सही रहेगा। और बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं है समझ में आ रहा है। ट्रूथ टेबल हमने देख ही लिया, P इम्प्लाइज Q का एंड Q इम्प्लाइज माइनस P का। तो ये सारी चीज़ें कभी भी पूछ लिया जाए P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, और एक लेक्चर हम ले लेंगे अभी कैसे पढ़ना है आपको। आप लोग कमेंट करिएगा इस पर वीडियो बनाया जाए कि नहीं, तो अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि BSc फर्स्ट ईयर में किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है कवर हो जाए। यहाँ से तो पूरा पढ़ाई दिया जाएगा, लेकिन आपको जैसे 9 पेपर पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ेंगे कि आपका मतलब कि भूले ना कोई चीज़, और किस तरीके से पढ़ना ज़्यादा सही रहता है। तो अगर वीडियो आप लोग चाहते हैं तो बताइएगा, जरूर बना दिया जाएगा इस पर। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।